देखो, बैंकों के इतिहास में प्रवेश करने से पहले अपने आप से सवाल जानना बहुत जरूरी है कि बैंक क्या होते हैं। तो मेरे हिसाब से बैंक कौन है भाई? मुझसे अगर कोई पूछे कि बैंक क्या है, बैंक एक दलाल है, बिचौलिया है। बिचौलिया है, बिचौलिया मतलब जो मध्यस्थता करता है या मध्यस्थ है। फिर थोड़ा अच्छा शब्द कहे तो वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पैसों का जहां लेन देन होता है ऐसे संस्थान को हम वित्तीय संस्थान कहते हैं। देखो, मैं क्यों कह रहा हूं कि बैंक एक दलाल है। हमारे समाज में दो तरीके के लोग होते हैं, एक बचत करने वाले और एक खर्च करने वाले। बचत करने वालों के पास मनी का सरप्लस होता है, मतलब उनके पास धन जमा होता है, उनके पास मुद्राएं होती है, मुद्रा का आधिक्य होता है। ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास उनकी रोजी रोटी, मान लो कि घर का खर्चा 10,000 रुपए 20,000 रुपए का होगा, लेकिन 1 लाख रुपए की सैलरी होगी तो हर महीने 50-60 हजार, 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपए तक की भी बचत कर लेते होंगे कुछ लोग। तो उनके पास पैसों का आधिक्य होता है। और पैसों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि खुद पैसा पैसे को पैदा नहीं करता। खुद मतलब आप 500 रुपए का नोट मटके में डालिए तो उससे 5-5 रुपए के नोट पैदा नहीं हो जाएंगे, वो मटके में 500 रुपए ही रहेंगे। लेकिन पैसों से पैसा पैदा किया जा सकता है यदि हम उसको उधारी पर दे दें, यदि हम उससे कोई चीज खरीदे जिसकी भविष्य में कीमत ज्यादा हो जाए, जैसे कि सोना, जमीन, मकान, संपत्ति खरीद ले, या फिर हम उस पैसों को बैंक में जमा कर दे तो भी हम उस पैसों से लाभ कमा सकते हैं। तो पैसा पैसे को पैदा जरूर करता है, लेकिन उसके लिए आपको इन तीनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। या तो आप खुद किसी को उधार दे देंगे। जब आप किसी को खुद उधार देंगे तो एक टेंशन रहता है कि व्यक्ति अगर मुकर गया तो, समय पर जब पैसा मांगने गए तो लौटाया नहीं तो, क्या तुम्हें वह पैसा नहीं लौटा पाएगा तो तुम उसके पास, क्या तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम उसके जमीन जायदाद को प्राप्त कर लोगे अगर पैसा नहीं दे पाया तो? बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि भरोसा होना चाहिए और पैसों के मामले में तो भरोसा ही नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप संपत्ति खरीद ले, लेकिन कहीं पता चलता है कि मार्केट डाउन हो जाए, तो सोच रहे कि सोने की कीमतें फिर गिर जाएं, जमीन के भाव गिर जाए, हो भी सकता है, कुछ जगह होता है। फिर या बैंक में जमा करें। अब ये बैंक क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई ऐसा संस्थान है जो आपके पैसे लेने के लिए तैयार रहेगा। तो एक बिचौलिया है, एक दलाल है, मध्यस्थ है। किनके बीच में? जिनके पास मनी सरप्लस है, इन्हें कहते हैं कि यह जमा करने वाले लोग हैं, मुद्राओं को जमा करते हैं। मुद्रा को जमा करने वाले, जमा करता है। खर्च करने वालों को हमेशा मनी की तंगी रहती है, हमेशा पैसों की जरूरत पड़ती है। यहां पर मनी का डेफिशिएट रहता है, मुद्रा की कमी रहती है। और ये भी ढूंढते रहते कि कोई ना कोई आए जो इनको मुद्रा दे। कैसी मुद्रा दे? थोड़ा ब्याज कम ले, ब्याज कम ले, समय सीमा दे तो उन्हें पर्याप्त रूप से कि भाई ठीक है, एक लिमिट के बाद पैसा लौटाने आएंगे। नहीं तो पता चल रहा है कि आज उधार दिया और महीने भर बाद कहने लगे कि हमें तो जरूरत पड़ गई पैसों की। तो समय सीमा, एक निश्चित समय सीमा मिलनी चाहिए, ब्याज कम होना चाहिए
और मुद्रा जब चाहे तब मिले, जब चाहे तब मिलनी चाहिए। इसकी भी ख्वाहिशें हैं कि भाई जब हम किसी को उधार दे तो ठीक ठाक समय पर ब्याज दे दे, मुद्राओं को लौटा दे समय पर, और एक भरोसा कायम रहे, एक विश्वास रहे कि पैसा सुरक्षित है, विश्वास हो कि पैसा सुरक्षित हो। तो ये बैंक में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है या जो भी एक इंस्टीट्यूशन है, जो भी एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, पहले महाजन होते थे तो महाजन ऐसा काम करते थे, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पर काम होता था। बड़े लेवल पर 500 करोड़ 5000 करोड़ रुपए की बातचीत हो तो ऐसे महाजन कई निपट जाएंगे। फिर बैंकों ने काम करना शुरू किया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, एक बिल्डिंग बनाई गई, एक कमरा लिया गया जहां ये सारा लेन देन का हिसाब किताब रखा जाएगा। जो भी जिनके पास पैसों का आधिक्य है वो पैसे जमा करने आएंगे और जिनको जरूरत है वो पैसे उधार ले चले जाएंगे। अब सवाल ये है कि भाई सर ये कोई दान धर्म करने तो बैठे नहीं है, फिर ये क्यों काम कर रहे हैं? लाभ कमाने के लिए। ये भी लाभ कमाएगा, कैसे? जमा करने वाले को 4 से लेकर 7% का ब्याज देगा, सेविंग खाते पर, फिक्स डिपॉजिट पर, कुछ जगह 7.5% 8% तक का भी ब्याज मिल जाता है जमा करने वाले को। और उधार वाले को 8 से लेकर 15% तक में उधार देगा। तो बीच में ये जो भी बच जाएगा पैसा, उसी से वो अपनी बैंक भी चलाएगा और लाभ भी कमाएगा। पहली नजर में जब हम पढ़ते तो ऐसा लगता है कि सर क्या लाभ कमाएंगे, 7% में पैसा जमा किया और 10% में उधार दे दिया तो क्या लाभ मिल गया उसे? ऐसा तो हम जब 1 लाख 1 करोड़ के लिए सोचते हैं तो बहुत कम पैसा लगता है कि भाई 1 करोड़ रुपए उसके पास जमा करने आए तो उस व्यक्ति ने 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट तो जमा करने वाले को दिया और उधार लेने वाले से 10 लाख रुपए कमाए। अब वो पैसा लौट के आएगा तब जाकर काम का है। तो जब हम 1 करोड़ रुपए के लिए सोचते तो लगता है कि क्या कमाई होगी और क्या फायदा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 1 करोड़ रुपए पर 7% का मतलब हुआ 7 लाख का ब्याज 1 साल में, और 1 करोड़ रुपए पर 10% का मतलब हुआ 10 लाख का ब्याज। तो इस 3 लाख रुपए में बेचारा बैंक भी चलाए, सैलरी भी दे और लाभ भी कमाए। अन्याय नहीं है ये? तो शुरुआत में आपको 1 करोड़ रुपए सुनने पे लगता होगा, लेकिन इमेजिन करो कि यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपए का होता तो 100 करोड़ रुपए में 7% बचत खाते में जो भी एफडी किया गया होता तो 7 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता। पर 100 करोड़ रुपए में यहां 10 करोड़ की कमाई हो जाती, मतलब 3 करोड़ रुपए का मुनाफा। अब एक कमरा बनाकर एक बैंक चलाया अगर जाए जिसमें साल भर में केवल 100 करोड़ रुपए का लेन देन हो तो 3 करोड़ रुपए क्या बैंक चलाने का खर्चा आ जाएगा? नामुमकिन सी बातचीत है। हम कहेंगे ज्यादा ज्यादा 1-1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, तो 2 करोड़ का भी खर्चा आ जाए तो 1 करोड़ की तो कमाई हो ही गई। ये 100 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पैसों का लेन देन कोई 1 साल में कम नहीं होता है। सोचो कि अगर वहां 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का लेन देन हो जाए। अब 1 लाख करोड़ में तो इमेजिन करो कि पैसा ही पैसा होगा, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसलिए फिर वो मुनाफा लाभ बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो शुरुआती हम सोचते हैं तो लगता है कि भाई बैंक के क्या कमाती होगी, लेकिन जब आप अमाउंट को बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ी कमाई का ये जरिया हो जाता है। और करना क्या है, बस एक हाथ लेना है एक हाथ देना है, वसूली करनी, वो सब अपन जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या किसान जैसी दिन रात मेहनत करनी है? मेरे जैसे सुबह 9 बजे पढ़ाने के लिए उपस्थित होना ही है, सुकून से कुर्सी पर बैठना है, केवल हिसाब किताब को बढ़िया से मेंटेन करना है। तो काम का बोझ भी तो उतना नहीं है, वैसा नहीं है। तो बैंकें एक तरीके से मध्यस्थ होती है, समाज की बिचौलिया होती है, जो कि पैसों के लेन देन को उन लोगों से उन लोगों तक करवाती है जहां पर ज्यादा था और जिनके पास कमी थी। इसे आज के जमाने में हम प्राइमरी डीलर्स, प्राथमिक डीलर्स कहते हैं। क्यों?
क्योंकि समाज में पैसों का सबसे प्रथम लेन देन अगर कहीं होता है तो वो बैंकों में ही होता है, इसलिए इनको प्राइमरी डीलर्स कहा जाता है। आज के आधुनिक समय में हम इसको प्राइमरी डीलर्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आपके दिमाग में ये शब्द समझ में आ रहा है कि बैंक क्या होती है? एक मध्यस्थ होती है, एक दलाल होती है जो उन दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करती है, जिनमें से एक पैसा जमा करना चाहता है और एक उनसे पैसा उधार लेना चाहता है। और इसी काम को करने के लिए जब हम एक इंस्टीट्यूशन के रूप में वर्क कर रहे होते हैं तो इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वित्तीय संस्था कहते हैं, क्योंकि वो लेने और देने वाली बातचीत है, इसलिए इसको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है। और इसको प्राइमरी डीलर्स भी कहा जाता है पैसों के। ये हमारे समाज में, हमारे देश में मुद्राओं के प्राथमिक व्यापारी समझ लीजिए, जो पूरी मुद्राओं के लेन देन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पहला पॉइंट उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा कि एक के पास मनी सरप्लस में है, एक के पास मनी कम है, उसको रिस्क लगता है तो रिस्क बैंक कहेगा कि मेरे पास आ जाओ, कोई घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जब चाहे तब पैसा दे दूंगा। ब्याज की रेट भी ठीक ठाक रहेगी, उतनी नहीं रहेगी, और तुम्हें व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं उधार सब खुद कर लूंगा। मनी डेफिशिएट वालों को ठीक ठाक ब्याज दर पर उधार मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, और वो निवेश कर सकता है, अपना विस्तार कर सकता है कंपनियों का। अगर हम बात करें तो प्राचीन काल के इतिहास में अगर आप इस चीज को ढूंढने जाएंगे तो प्राचीन काल के इतिहास में हमारे कुछ ऐसे ग्रंथ है जैसे अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसका जिक्र किया जाता है। हमारे कुछ उपनिषदों में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्याज की दरें ली जाती थी। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो बहुत सारी चीजों जगह पर कास्ट सिस्टम जुड़ा हुआ था हमारे देश में प्राचीन काल में। न लेखा न पत्रा, ऐसे कुछ शब्द उपयोग किए गए हैं जो पैसों के उधार देने और लेने का काम करते थे। जैसे महाजन हम वर्ड यूज करते हैं, महाजन, शेट्टी, सराफा, ये जितने भी लोग आप सुनते थे कि उनके सरनेम में सराफा या सराफ लिखा हुआ है, तो ये सब उधार लेने और देने वाले हैं कई जमाने से, कई पीढ़ियों से। तो धीमे धीमे हमारे देश में प्राचीन काल से ही पैसों के निर्माण के बाद कुछ लोगों के पास पैसे जमा होने लगे, कुछ लोगों को खर्चे की जरूरत थी, आवश्यकताएं थी, तो इसका काम प्राचीन काल में भी मिलने लगा। लेकिन थोड़ा बहुत मुगल काल में हमें इसकी ठीक ठाक व्यवस्था मिलती है, दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल में, क्योंकि मुगल काल में सराफ जो थे ना, वो सोने की दुकान वाले लोग न केवल किसी भी सिक्के को बदल पाते थे जैसे आज के जमाने में नोट बदलने हो आपको, बल्कि वह उधार लेने देने का भी काम करते थे। तो प्राचीन और मध्यकाल में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई जिसको हम कहेंगे कि हाँ यह आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था होगी। लेकिन अब यहां से कहानी की शुरुआत होती है। अब हमारे देश में आते हैं अंग्रेज या यूरोपियन कंपनियां। ईस्ट इंडिया ब्रिटेन की आती है, डेनमार्क की आती है, फ्रांस की आती है, कई सारी यूरोपियन कंपनियां हमारे देश में प्रवेश करती है। अब वो यहां व्यापार करने के लिए आई तो बिजनेस करने के लिए थी। कोच्चि से लेकर मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, इन जगहों पर वे जहाज लेकर आते थे। तो वे लोग सोने और चांदी के सिक्के लाते थे, क्योंकि किसी की करेंसी स्वीकार नहीं की जाती थी, नोट छपाई की बातचीत होती नहीं थी उस जमाने में। तो उनको ये डर रहता था कि कोई उन्हें लूट ना ले, क्योंकि लूट सकता है। तो इन्होंने क्या किया था कि जहां जहां पर इनके जहाज रुकते थे वहां वहां कुछ बिल्डिंग बनाई गई थी जहां वो अपना पैसा जमा कर देते थे, और जैसी जैसी जरूरत पड़ती थी वैसा वैसा पैसा लेकर सामान खरीदते थे भारत में। इन जमाओं के आधार पर ये जो कंपनियों के छोटे छोटे संस्थान थे, ये उनको कभी कभी उधार भी देते थे, क्योंकि 10 लोगों ने जमा किया तो एक व्यक्ति को ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो ये उधारी का भी काम करने लग गए थे। तो इसको नाम दिया गया था एजेंसिया, कि भाई ये एजेंसिया है जो पैसों का लेन देन करती है।
पर यूरोप में उस जमाने में आधुनिक बैंकिंग सिस्टम बन चुका था। तो एक कंपनी आती है एलेक्जेंडर एंड कंपनी। एलेक्जेंडर एंड कंपनी, मुझे जरा बताना कमेंट्स करके कि ये किस देश के लोगों की कंपनी थी। एलेक्जेंडर एंड कंपनी भारत के उस जमाने की कलकत्ता में, उस जमाने के कलकत्ता में 1770 में पहली बार एक बैंक का निर्माण करती है जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की जमीन पर बनने वाला पहला बैंक। 1770 में पहली बार एक बैंक नाम का शब्द भारतीय जमीन पर उपयोग किया गया। कलकत्ता की जमीन पर 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान अलेक्जेंडर एंड कंपनी नाम के इस व्यापारिक कंपनी ने यहां खोला। ये यूरोपियन कंपनी किस देश की थी, किस देश के लोगों की थी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पर ये चला ज्यादा नहीं, 1832 में ये बंद हो गया था। 1830 1832 में ये 30 में ही शुरू हो गया था और 32 में पूरी तरह से बंद करना पड़ा। मतलब फिर भी हम कहेंगे कि 60 साल तो चला। भाई 60 साल कोई छोटा टाइम थोड़ी होता है। और ये उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, 1770, जिस समय हमारे देश में बैंक नाम की चीज से परिचय भी नहीं लोगों का। उस जमाने में हमारे देश में एक बैंक बना था ये। अब क्योंकि अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी की लड़ाई, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया था, बंगाल उनके कब्जे में आ गया था। बंगाल के बाद बंबई प्रांत उनके पास आ गया था, मद्रास प्रांत उनके पास आ गया था। अब तो बहुत बड़ी मात्रा में वो पैसों को रेवेन्यू के रूप में, टैक्स के रूप में देश की जनता से प्राप्त करने लग गए थे, टैक्स लेने लग गए थे अंग्रेज लोग हमसे। तब इन्होंने कहा कि भाई अब देश में अगर हम बात करें तो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो इस पैसों को कलेक्ट करे और जमा किया जा सके इस पैसों को। तो ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बड़े बैंकों की स्थापना की। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल जिसका नाम पहले बैंक ऑफ कलकत्ता रखा गया था, 1806 में इसकी स्थापना की, बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में दूसरी प्रेसिडेंसी जो थी, दूसरा इनका जो इलाका था, बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से, बैंक ऑफ बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे प्रांत था उस समय। और 1843 में मद्रास प्रांत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ मद्रास के नाम से एक बैंक बनाया। ये तीनों के तीनों जो बैंक थे, ये तीनों के तीनों एक प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए बैंक थे। काफी ठीक ठाक चले ये बैंक। पर मजे की बात यह है कि ये जो सारे बैंक बनाए गए थे, यह अंग्रेजी हुकूमत 1919 तक आते आते काफी तेजी से पूरे भारत के अधिकतर क्षेत्र में नियंत्रण प्राप्त कर चुकी थी। अधिकतर जगह पर राज्यों को भी स्वायत्तता दे दी गई थी। तो 1921 में इन्होंने इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। भारत का बहुत बड़ा बैंक बनाया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक जमाने में देश में रिजर्व बैंक के जैसा काम करता था, रिजर्व बैंक के जैसा, सभी बैंकों पर कंट्रोल होता था इसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और मजे की बात तो यह है कि 1955 में भारत सरकार ने इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ भाई? नेशनलाइजेशन का मतलब हुआ कि सरकार ने इसके जितने भी प्राइवेट मालिक थे सबको लात मार दी
और कहा कि तुम निकलो यहां से, तुम्हारा जो पैसा है वो मैं दे देता हूं और अब ये पूरा बैंक मेरा हो गया। और तब इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब रियलिटी में भारत का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो देखा जाए तो 1806 का बना हुआ है। 1806 का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर बना हुआ है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आज इस बैंकों को 200 से ज्यादा साल हो गए। इस बैंक के निर्माण में 200 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ऐसे भी याद रखना, ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो याद रखने में आसानी जाएगी। पहले बंगाल, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास, इसी से बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1955 में इसी को हमने राष्ट्रीयकरण करके अपने कब्जे में कर लिया और तब बना ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास। लेकिन 1843 तक आते आते भी हमारे देश में ऐसा कोई बैंक नहीं था जो भारतीयों के द्वारा बनाया गया हो। अब बैंक बनाना एक अलग चीज होती है और बैंक चलाना एक अलग चीज होती है, क्योंकि उसमें बैंक में एक मैनेजर होगा, डायरेक्टर होंगे बैंक के जो बैंक को चलाएंगे। तो अभी ना तो भारतीय लोग बैंक बना पा रहे हैं, ना ही भारतीय लोग बैंक चला पा रहे हैं। अंग्रेजों ने ही सब कुछ चलाया। पर देखा देखी में तो चीजें सीख ही जाता है आदमी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल ही लेता है। हमारे देश के भी पढ़े लिखे लोग समझने लग गए कि बैंकें कैसे काम करती हैं, कैसे बैंकों को चलाया जाता है। तो धीमे धीमे हमारे देश में अब बैंकों का निर्माण ऐसा होने लगा जिसमें कुछ भारतीय भी शामिल होने लगे। इसी कड़ी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है। अवध कमर्शियल बैंक बनता है, अवध का कमर्शियल बैंक बनता है। यह अवध कमर्शियल बैंक वो पहला बैंक था जहां इस बैंक के परिसंचालन में पढ़े लिखे भारतीय थे। मतलब इसका मैनेजमेंट कुछ भारतीय कर रहे थे, पूरी तरह से नहीं, लेकिन भारतीय भी थे और अंग्रेज भी थे अवध कमर्शियल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक पहला बैंक बनता है जो पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा संचालित किया जाता है, पूरी तरह से। लेकिन अगर आपको याद हो तो 1905 में भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और उसके बाद फिर हमारे देश में कई सारे बैंक बनाए जाते जो भारतीयों के द्वारा बनाए गए हो, भारतीयों के द्वारा लाए गए हो। जिसमें हम बात कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये जो बैंक था ये पोच खान वाला साहब ने बनाया था। ये पहला बैंक होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि न केवल उसका मालिक भी भारतीय थे बल्कि उसका प्रबंधन भी पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय लोगों के द्वारा सब किया जाता है। तो भारत की जमीन पर पहला बैंक बनता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहला भारतीय बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा संचालित किया जाता है पंजाब नेशनल बैंक। पहला बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों का ही है, जिसमें अब मालिक भी भारतीय हैं, जिसका मैनेजमेंट प्रबंधक भी भारतीय ही होंगे, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस समय तक आते आते हमारे देश में प्रथम विश्व युद्ध के बाद बैंकों की तादाद लग जाती है। 600 से आसपास बैंक बन जाते हैं हमारे देश में। 600 बैंक, आप इमेजिन करिए, 600 बैंक बन जाते हैं अलग अलग। लेकिन इस बैंकों में जिन लोगों ने पैसा रखा था उनके साथ धोखाधड़ी होने लग जाती है। बैंक डूब जाते हैं क्योंकि पैसा उधार जिन्हें दिया था उनसे वो वसूल नहीं कर पाते हैं, तो दिवालिया घोषित हो जाते हैं। कई सारे बैंक निपट जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम ऐसे लड़खड़ाने लग जाता है। उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े जानकार, वो सरकार को सजेशन देते हैं
कि आप देश के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक ऐसा बैंक बनाइए जो बाकी बैंकों की बदमाशियों को रोक सकेगा। यंग हिल्टन आयोग जब बनता है तो यंग हिल्टन आयोग भी यही सब सिफारिश करता है कि भारत में एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो सभी बैंकों को नियंत्रित कर सकेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1934 में एक आरबीआई एक्ट पारित किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कानून। और हमारे देश में 1935 से आरबीआई काम करना शुरू करता है। पर आरबीआई जब पहली बार बना था तो उसके मालिक अंग्रेज और कुछ अरबपति प्राइवेट प्लेयर होते थे, अरबपति लोग होते थे उनके उसके मालिक। जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने महसूस किया कि इस बैंक को मजबूत करना बहुत जरूरी है और उसकी मजबूती के लिए उन्हें बैंकिंग एक्ट 1949 पारित किया कि इस बैंक के पास कितनी पावर रहेगी और यह बैंक कितना पावरफुल होगा, उसे मजबूती दी। लेकिन मजबूती देने के साथ उसके जो मालिक थे प्राइवेट लोग, उनको हटाना पड़ेगा। और सरकार ने 1 जनवरी 1949 को यहां के प्राइवेट प्लेयर को लात मार दी, मतलब उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। कहा कि तुम्हारा जो पैसा है वो मैं देता हूं, तुम निकलो, अब इस बैंक का मालिक मैं हो गया। मैं मतलब सरकार। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई रियल में देश के सरकार का बैंक बन गया। तो आरबीआई हमारे देश में बैंकों का बैंक है, उस बैंक का माई बाप है, उस बैंक को रेगुलेट करता है। इसके पास अच्छा चाबुक भी है और इसके पास सभी प्रकार की चीजें भी हैं कि वह हमारे देश के बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती दे सके। घबराइए नहीं, सारे फैक्ट मैं सब लिखवा रहा हूं, घबराइएगा नहीं। ये कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रहे। अलेक्जेंडर एंड कंपनी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये वो शब्द हैं जो आपके दिमाग में कहानी बनाएंगे, एक पिक्चर बनाएंगे कि अच्छा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद 3 प्रेसिडेंशियल बैंक आते हैं जहां पर अंग्रेजों का शासन था। फिर उन्हीं से मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है और 1955 में वही एसबीआई बनता है। 1934 में आरबीआई बनता है। एसबीआई पुराना है हमारे देश में, आरबीआई नया है, यह बात ध्यान दीजिएगा। 1935 में आरबीआई काम करना शुरू करता है और पहले आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था, फिर इसे मुंबई लाया जाता है। पहले आरबीआई किसी बैंक में अगर गड़बड़ी पता चल रही है तो उसके किसी एक डायरेक्टर को हटा सकता था, लेकिन बैंक को चलाने के लिए 10-20 डायरेक्टर लगते हैं। 2013 में बैंक आरबीआई को ताकत दी कि अगर किसी बैंक में गड़बड़ी मिली तो पूरे डायरेक्टर बोर्ड को हटा दूंगा मैं। सोचो, इतनी पावरफुल संस्था है कि किसी प्राइवेट, विदेशी या कोई भी पब्लिक सेक्टर का बैंक हो, अगर आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया और उसे कोई गड़बड़ी लगी तो आरबीआई पूरे डायरेक्टर बोर्ड को भगा सकती है। सोचो, पूरी कंपनी का डायरेक्टर बोर्ड नया बनाएगी आरबीआई, भले ही वो आरबीआई की कंपनी नहीं है, वो प्राइवेट है, लेकिन डायरेक्टर बोर्ड नया बनाना पड़ेगा, नहीं तो देश में बैंक नहीं चला पाएंगे। फिर आजादी के बाद क्या हुआ? अब आजादी के बाद भी एक बहुत बड़ी घटना हुई। ये जितने भी बैंक बने हुए थे ना, ये अधिकतर शहरों में ही बस गए थे, क्योंकि पैसों का लेन देन शहरों में होता था और केवल अमीर लोगों के ही बैंक खाते खोलते थे। मत भूलिए, आज से 25 साल पहले आप में से कई सारे लोग शायद जन्म भी नहीं लिए होंगे। अपने पिताजी से पूछना, वो आपको बताएंगे कि बैंक में खाता खोलना एक अचीवमेंट होता था। बैंक का कर्मचारी जैसे आप पहुंचते थे कि हमें बैंक खाता खोलना है तो बड़ी आंखों के माध्यम से तुम्हें डराता था। क्यों खोलना है खाता? क्या जरूरत है बैंक खाता खोलने की? पैसे है तुम्हारे पास? ऐसे कई गंदे सवाल पूछता था, जैसे उसके घर में बैंक खाता खोलने जा रहे हम। उस बेशरम को तकलीफ होती थी, जनता बैंकों से जुड़ेगी इस बात से। और ये स्थिति कब की बात कर रहा हूं मैं? आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूं।
आज भी कुछ जगह हैं, आज भी कई जगह गांवों में बैंक खाता खोलने के लिए बहुत चैलेंज आ जाता है। फिर भी मैं कहूंगा कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम करके दिया था, जन धन खाते की कल्पना, कि उसके जेब में 1 रुपया नहीं होगा तब भी तुम्हें बैंक खाता खोल के देना पड़ेगा और तुम उससे कोई सवाल जवाब नहीं कहोगे सिवाय एक आधार कार्ड मांगने के। यह बहुत बड़ा कदम था। लेकिन इस कदम से पहले 1969 में हमारे देश में जो बैंकिंग सिस्टम था ना, वो केवल उच्च वर्ग तक सीमित था, अमीर लोगों तक सीमित था। इंदिरा गांधी ने भी बड़ी कठोरता के साथ यह कदम उठाया। 1969 में 14 बड़े बैंक जिसके मालिकों के पास उस जमाने में 50 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, एसेट थे, पूंजी थी, उन 14 बैंकों के मालिकों को लात मार दिया सरकार ने और अपने कब्जे में कर लिया, राष्ट्रीयकरण किया। उसको कहा कि अब ये हमारे बैंक हो गए, सरकार के बैंक हो गए। 1969 में इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मेन मकसद 2 थे। इन बैंकों को गांवों तक पहुंचाना और बैंकों में मध्यम वर्ग को जोड़ना, उन लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना जिन्हें आज तक हम बैंकों से नहीं जोड़ पाए थे। 1969 की बात कर रहा हूं मैं। वित्तीय समावेशन की बातचीत थी, समावेशित करना, इंक्लूड करना, शामिल करना, ताकि उन्हें भी बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जा सके। 1969 में सीधा मालिकाना हक कानून बना दिया संसद में कि अब ये बैंक हमारे हो गए। क्या ये संभव है? जी हां, ये संभव है। सरकार कभी भी सार्वजनिक लाभ के लिए आपकी कंपनी भी छीन सकती है। अगर सरकार को कल लगे कि अनअकैडमी बहुत दूर तक और बहुत लाभ कमा रही है और जनता को इससे बहुत फायदा हो सकता है डिजिटल एजुकेशन से, तो सरकार अनअकैडमी का भी अधिग्रहण कर सकती है। वो बात अलग है कि आज सुप्रीम कोर्ट और स्वतंत्रता जैसे, आर्थिक स्वतंत्रता जैसे पहलू इतने ज्यादा प्रभावी है कि बहुत सारी आलोचना झेलनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कर सकती है। तो 1969 में बैंकों को कब्जे में लेने का बड़ा कारण था ताकि हमारे देश के मध्यम वर्ग तक तो पहुंचे बैंकें। अभी तक अमीर लोगों तक ही पहुंची थी, गांवों तक तो पहुंचे बैंकें। और इस राष्ट्रीयकरण का लाभ आपको शायद सुनकर अचरज होगा कि देश में करोड़ों रुपए बैंकों में जमा हुए और मध्यम वर्ग बैंकों से जुड़ा और बैंकों को बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी मिलना शुरू हो गई। कुछ रेड टेप भी बढ़ गया, लाल फीताशाही भी बढ़ गई। मैं जानता हूं कि इसके बाद ही बैंक के कर्मचारी को यह महसूस होने लगा कि अपुनिच भगवान है। जैसे नोटबंदी में बैंक कर्मचारी को लग रहा था कि अपुनिच भगवान है, वैसे ही उस जमाने में भी बैंक कर्मचारियों को लगने लग गया था कि अब तो मैं ही संसार को चला रहा हूं, संसार को पैसा चलाता है और पैसा मेरे पास है। अभी तो थोड़ा बहुत अक्ल ठीक आई है, लेकिन पहली स्थितियां और दर्दनाक थी। 1969 में जब सरकार को लगा कि बैंकें उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है जहां उनकी जरूरत है, तो उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और केवल इतना ही नहीं, 1975 में सरकार ने रीजनल रूरल बैंक बनाने शुरू कर दिए। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों को मजबूती देने के लिए, किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पैसा उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाए थे, जिसको आरआरबी कहते हैं। हम लोग देखेंगे वो कैसे बैंक होते हैं, पर ऐसे आरआरबी बनाए गए 1975 में। पर जब इससे भी मन नहीं भरा तो 1980 में पुनः 6 बड़े बैंक जिनके पास 200 करोड़ रुपए के एसेट थे, जिनके पास 200 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, उनको पुनः हमारे देश की सरकार ने कब्जे में ले लिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि पुनः गांवों तक बैंकों को पहुंचाया जा सके। 14 और 6 ऐसे 20 राष्ट्रीय वाले बैंक बन गए।
पब्लिक सेक्टर के बैंक बन गए, सरकार के कब्जे वाले बैंक बन गए। इससे भी गांव को मजबूती मिली। लेकिन जब इससे भी काम नहीं बना तो 1982 में हमारे देश की सरकार ने गांवों और एग्रीकल्चर के विकास के लिए एक और बड़ा बैंक बनाया, नाबार्ड, ताकि हमारे देश के जितने भी सहकारी संस्थाओं को पैसों की कमी हो तो इस नाबार्ड के माध्यम से मदद की जा सके। एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित एक बैंक बनाया गया, नाबार्ड, ताकि देश के उन किसानों तक तो पहुंचे ऋण जिनको सच में जरूरत है। साहूकार और महाजनों के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। उस जमाने में हिंदी बॉलीवुड में ऐसी कई मूवियां बनी थी। आप मदर इंडिया को देखिएगा, उसमें एक लाला होता है, वो लाला पैसा जब उधार देता है तो न जाने कितने समय तक उस उधारी को वसूलता था। उनकी पूरी 3/4 फसल कब्जे में ले लेता था। फाइनली उनका एक बेटा लाला की हत्या कर देता है और तब जाकर कहीं ना कहीं एक क्रांति दिखती है कि देश में बताओ कि क्या चल रहा था। उस सिचुएशन को ध्यान में रखे उस मूवी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में कितनी भयानक ऋणग्रस्तता होगी कि वो लालाओं के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, महाजनों के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। कई पीढ़ियों से उनके कर्जे चुकाए नहीं जा रहे थे, जबकि वो पैसा कई गुना चुका चुके थे। तो बैंकिंग सेक्टर को जो वास्तविक रूप में सही तरीके से ऋण देती है, सही तरीके से ऋण को चुकाने का समय देती थी, उन तक पहुंच बनाना जरूरी था। तो 1980 में भी राष्ट्रीयकरण किया गया और 1982 में भी एक नाबार्ड जैसी संस्था बनाई गई। लेकिन इस घटनाक्रम के अच्छे और बुरे परिणाम दोनों हुए। हमारे देश में इसके बाद बैंकों में थोड़ा सा कामकाज बोझिल हो गया। बोझिल मतलब काम करने के लिए तैयार नहीं थे लोग। मजे करते थे, गेम खेलते थे बैंक के अंदर। लोग लंबी कतारों में खड़े और वो आनंद ले रहे। लंच ब्रेक चल रहा है उनका। अभी लंच ब्रेक की बात हुई थी, आपको याद होगा 2 साल पहले एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने नाम मंगवाए थे, तो एसबीआई ने कहा अभी लंच ब्रेक है, बाद में आना। तुम्हारे जैसे कई सुप्रीम कोर्ट हमारे दरवाजे पर आते रहते हैं। फिर बाद में अक्ल ठिकाने पर लाई उसकी। तो सोचिए कि चैलेंजेस कितने ज्यादा थे। पर फिर पब्लिक सेक्टर के बैंक संख्या में तो बढ़ गए थे, लेकिन मजबूत नहीं थे। दुनिया स्तर पे ऑल इंडिया लेवल का मतलब एक प्रकार से कहेंगे कि ऑल वर्ल्ड लेवल के जो बैंक थे, जितने बड़े बैंक दुनिया में बने हुए थे, उस लेवल के बैंक हमारे देश में नहीं बन पा रहे थे। तो एक कमेटी आएगी, नरसिम्हम कमेटी, हम पढ़ेंगे बैंकिंग सुधारों में। इन भाई साहब ने कहा ये ऐसे छोटे छोटे बैंक लेकर क्या घूम रहे हो, देश में 2 या 3 ऐसे बड़े बैंक बनाओ जो दुनिया के लेवल के हो। हमने कहा कैसे बनाएं? बोले बड़े बड़े जो बैंक है उनको मर्ज कर दो और एक बड़ा बैंक बनाओ। बताया तो 95-96 में था, पर हम लोग थोड़ा धीमे काम करते हैं। 2008 में एसबीआई की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 7 सहयोगी बैंक थे एक जमाने में। शायद आप में से कई पीढ़ियों को याद नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं, एक जमाने में एसबीआई के 7 सहयोगी बैंक होते थे। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता था ना, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र गुजरात में, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ऐसे स्टेट बैंक के कुछ सहयोगी थे। नरसिम्हा राव ने कहा कि ये क्या सहयोगी लगा के रखे, सबको बोलो खत्म और सबका नाम लिख दो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2008 में सौराष्ट्र को जोड़ दिया गया स्टेट बैंक के साथ ताकि एक बड़ा बैंक बनाया जा सके। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को जोड़ दिया गया एसबीआई के साथ और 1 अप्रैल 2017 को सारे 5 बैंकों को एक साथ जोड़ दिया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया भारत का सबसे बड़ा बैंक।
आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संपत्ति के मामले में, एसेट के मामले में, शाखाओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। पैसों के मामले में नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में नहीं, उसकी औकात के मामले में नहीं, उसकी औकात के मामले में एचडीएफसी भारत का सबसे बड़ा बैंक है, एचडीएफसी। लेकिन दुनिया में आज से लगभग 1 साल पहले एचडीएफसी दुनिया का 6वां बड़ा बैंक बन चुका था। लेकिन ये आंकड़े बदलते रहते, क्योंकि किस बैंक का कब मतलब स्थिति अच्छी हो जाए और कब गिर जाए बता नहीं सकते। आज दुनिया के टॉप 10 बैंक में भारत का एक भी बैंक नहीं है। टॉप 10 छोड़िए, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और टॉप 20 बैंकों में भारत का एक भी बैंक नहीं है। टॉप 50 बैंक में 48वें 49वें नंबर पे एसबीआई आता है। एसबीआई एसेट के मामले में, संपत्ति के मामले में दुनिया में बहुत बड़े बड़े बैंक है। मैं आज आपको दिखाऊंगा दुनिया के बड़े बड़े बैंक, दुनिया का पहला बैंक, वो भी जानेंगे हम लोग। फिर कोरोना के समय में बड़ी संख्या में मर्ज किया गया कई बैंकों को। देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दी गई। वो इसलिए कर दी गई क्योंकि अब हम चाह रहे थे कि 10-20 बैंक करके करेंगे क्या, 5 ही बैंक ढंग के बनाए जाए ताकि बड़े स्तर के बैंक हो, मजबूती के साथ खड़े रहे, डूबने की संभावना ना हो, एसेट इतना ज्यादा हो कि वह कभी गिर ना सके। इसलिए हमने एक ऐसे बड़े बैंक बनाए जिनके पास संपत्ति बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के बैंकों को मर्ज किया गया, जोड़ दिया गया। हम देखेंगे अब कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक रह गए, लेकिन आजादी के बाद बैंकों का इतिहास कुछ ऐसे आगे बढ़ा।